Hi everyone, welcome back to my YouTube channel IAST Elite Class। आज की हमारी वीडियो उन सारे बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी यूपीएससी या स्टेट पीएससी की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो में हम उन्हें बताएंगे कि उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उनकी पढ़ाई का तरीका किस तरीके से शुरू होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक बच्चे का माइंडसेट जो होता है वो बहुत क्लियर होना चाहिए अपने गोल के रिलेटेड। उन्हें अपने एग्जाम की लेवल ऑफ फोकस एंड डेडिकेशन के बारे में पता होनी चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ड्यूरेशन। हर बच्चे का स्टार्ट में यही क्वेश्चन होता है कि मुझे कितने टाइम के लिए प्रिपरेशन करना होगा टू बिकम सक्सेसफुल, मुझे हर दिन कितने घंटे पढ़ना होगा, वो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो यूपीएससी में हम ये देखते हैं कि 1 to 2 ईयर ऑफ प्रिपरेशन जो होता है वो एक बच्चे को एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए बहुत अच्छा ड्यूरेशन होता है। 1 साल या 2 साल जो होता है वो काफ़ी होता है आपका पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझने के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस प्रिपरेशन के दौरान जो है दैट इज़ द कंसिस्टेंसी। कुछ बच्चे स्टार्ट में 8-8 घंटे जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा देते हैं, लेकिन उस 8 घंटे की प्रिपरेशन को एकदम कंसिस्टेंसी से आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट्स बेटर आप हर दिन अगर आप 2 ही घंटे दे पा रहे हैं लेकिन वो 2 घंटे आप अपनी पढ़ाई को रिलीजियसली फॉलो करें। जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वो रिलीजियसली पढ़ें, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप कभी ना भूलने के लिए पढ़ें। आपकी रिविजन्स, वो जारी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो तब जाके बनती हैं जब आपकी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ आ जाती है। उसके बाद मैराथन माइंडसेट, इसका ये मतलब नहीं आपको कोई मैराथन दौड़ना है, बट आपकी मैराथन माइंडसेट रखने का ये मतलब है कि आपका फोकस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, कि आपका लक्ष्य जो है आपकी नज़र उस चीज़ पे होनी चाहिए, फिर चाहे आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, लेकिन आपकी नज़र आपके जो है लक्ष्य पे, आपकी डेस्टिनी पे हमेशा से रहनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं जो कि हर बच्चे ने, हर टॉपर से सुना ही होगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। सब बच्चे ये भी जानते होंगे कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो हमारी प्रीलिम्स लेवल पे पूछे जाते हैं। हमारा मेंस जो होता है वो एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, दैट मीन्स एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। और इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। सो प्रीलिम्स में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। लेकिन मेंस में हमारे पास कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी आते हैं जो कि एज अ सिविल सर्वेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो हमारा एथिक्स का सब्जेक्ट होता है। एक सिविल सर्वेंट के लिए एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये मीन्स की तैयारी करते हुए आपको वो हर एक वैल्यू की जानकारी हो जाती है, बिकॉज वो आपका ये सब्जेक्ट आप में हर एक वो क्वालिटी इम्बाइब करने में हेल्प करता है जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। अब इन 2 एग्जाम से वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ गई हैं या नहीं, वो टेस्ट करने के लिए इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट जिसे कहते हैं वो आपका स्टेप होता है। और उस स्टेप में कोई भी आपकी जनरल नॉलेज या आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं बैठा होता, वहाँ आपको एज अ ऑफिसर जज किया जाता है। कल को आप देश का भविष्य बनने वाले हैं, क्या आप प्रेशर की सिचुएशंस हैंडल कर पाएंगे, और अगर हैंडल कर पा रहे हैं तो आपका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है। बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से आपकी पर्सनालिटी को जो है वो टटोला जाएगा, और उसके हिसाब से आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। अब प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यूपीएससी में और जेकेपीएससी या जो भी हमारे स्टेट पीएससी होते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्रिपरेशन का सिस्टम बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स पहले प्री होता है, फिर मीन्स होता है, और उसके बाद आता है हमारा पीटी लेवल का एग्जाम। अब डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है हमारे पास जब हम लोगों की बात आती है स्टेट पीएससी की।
स्टेट पीएससीज में क्या होता है कि आपका स्टेट लेवल का सिलेबस भी कुछ हद तक पूछा जाता है, जैसे कि आपकी स्टेट की ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन होगा, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन होगा, कुछ करंट अफेयर्स हो रहे होंगे, वहाँ की जो है टोपोग्राफी में कोई चेंजेस आ रही होंगी, कुछ नए इनोवेशंस हुए होंगे, कुछ नई चीज़ें इन्वेंशंस जो है वो आई होंगी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस ये एक डिफरेंस होता है। अदरवाइज आपका यूपीएससी और आपका स्टेट पीएससी का सिलेबस हूबहू सेम होता है। अब ये कहा जाता है कि सिलेबस जो है सबसे इम्पोर्टेंट की होती है आपके एग्जाम की। कुछ बच्चे अपने सिलेबस को बिना पढ़े प्रिपरेशन में जो है वो उतर जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता उनके सिलेबस में कितना पूछा जाना है, पेपर में कितना ही पूछा जाएगा। एंड उसका ये एक डिसएडवांटेज होता है दैट दे एंड अप डूइंग PhD in the particular subject rather than preparing it for a competitive level exam, right? So it is better to keep your syllabus handy, so whenever you face any difficulty in tracing that is it enough for your exam preparation, this topic has been covered by you completely or not, just go through your syllabus, and if your syllabus is matching with the level of preparation you're making, then you're good to go. Fine. Moving towards the most important question of each and every student that सबको बोला जाता है, टॉपर्स कहते हैं एनसीईआरटी से शुरू किया जाए। यस, दैट्स द बेस्ट अप्रोच, बिकॉज उसमें आपको पता चलती है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और बेसिक्स जो होते हैं इस एग्जाम के बिफोर रेफरिंग टू योर स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एनसीईआरटीज जो होती है, सबसे पहली चीज आपकी क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटीज आपको थरली पढ़नी ही पढ़नी है। उनसे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है वो बिल्ड होती है। उसके बाद जब आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे आते हैं, उनमें आप वो टर्म्स देखते हैं, वो टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जिनकी नॉलेज आपको एनसीईआरटी से मिली होती है, तो वहाँ आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप पॉलिटी में जाएंगे, हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी कुछ टर्म्स होती हैं, पॉलिटिकल टर्म्स होती हैं, या इकोनॉमी आप पढ़ते हो उसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं कि जब तक आपने वो टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी है, आप वो स्टैंडर्ड बुक्स में वो टर्म्स को फिर आपको दोबारा से गूगल करना पड़ेगा या आपको वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले जब आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी हुई हैं, अपने पॉलिटी में 9 और 10 की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ ली, हिस्ट्री में आपने 6 से 12 तक की बुक्स पढ़ ली, ज्योग्राफी 6 से 12 तक का पढ़ लिया, आपने एटलिस्ट की नॉलेज गेन कर ली, इकोनॉमी में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, और इकोनॉमी में हम 10th की इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद आपके पास एक क्लैरिटी होती है, तो उसके बाद जो है आप आराम से अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो बिगिनर के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन देयर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अब ये है कि टॉपर्स हमेशा एक एडवाइस करते हैं, वो क्यों करते हैं। टॉपर्स का हमेशा कहना होता है कि फर्स्ट रीडिंग में कभी भी अपने नोट्स ना बनाएं एनसीईआरटी के। सबसे पहली गलती तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखा है ये करते हैं कि एनसीईआरटी के नोट्स ही नहीं बनाते, अरे इतना सा तो चैप्टर है, अंडरलाइन कर लिया है तब रिवाइज कर लेंगे, नहीं, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। तब आपके पास आप वापस उसी बुक के पन्ने पलटते रहेंगे तो आपका रिवीजन स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके लिए एनसीईआरटीज के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी के नोट्स तो बनाने हैं, लेकिन तरीका क्या है। तरीका ये है कि जब आप पहली बार वो एनसीईआरटी खोल रहे हैं, बी इट 6th क्लास की बुक, बी इट 12th क्लास की बुक, ये सबके लिए है। आपको सबसे पहली रीडिंग जब आप कर रहे हैं किसी भी चैप्टर की, किसी भी बुक की, आप तब नोट्स नहीं बनाएंगे, बिकॉज तब आपको हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट लगने लगेगी और आप हर चीज़ नोट करते जाएंगे। रूल ये होता है, आपको क्यों बोला जाता है कि आप सेकेंड रीडिंग में नोट्स बनाएं, बिकॉज सेकेंड रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिल गई होती है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें याद रहने वाली हैं। तो सेकेंड रीडिंग में हर चैप्टर के आपके पास सिर्फ एक पेज के नोट्स बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर वन का एक पेज का नोट होना चाहिए। आप एक से ज़्यादा पेज के नोट बनाएंगे, आपके लिए बर्डन बढ़ेगा। देखिए, इसमें एक शॉर्टेस्ट फॉर्मूला होता है। फॉर
इंस्टेंस आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी में 6 से 12 तक की किताबें पढ़नी है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। आप हर बुक में देखेंगे कि आपके पास मिनिमम मिनिमम 6 तो चैप्टर्स होने ही होने हैं, ठीक है। अब अगर आप 6 पेजेस के एक से ज्यादा पेजेस में नोट्स बनाएंगे, 6 चैप्टर्स के, सॉरी, तो आप देखेंगे आपकी एक किताब के 12 पेज के नोट्स आ गए। तो हर किताब के 12-12 पेज के नोट्स, और आपको पता है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है और उसके सिर्फ एनसीईआरटीज नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड बुक्स भी है। तो इसको एग्जैजरेट करने से अच्छा है आप अपनी सेकेंड रीडिंग में नोट्स बनाएं और हर चैप्टर का सिर्फ एक पेज का नोट हो, ताकि जब आप रिवाइज करें इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज इट। और उससे ये भी होगा कि आपका एक तरतीब से प्रिपरेशन शुरू होगी, ताकि फिर जब आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करें इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट दैट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, कोई और कंफ्यूजन है, डू रेफर टू मी और कमेंट डाउन। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।